हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी यानी एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है तो वैसे व्यक्ति की जांच या इवैल्यूएशन कैसे की जाती है, वैसे व्यक्ति के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, आज इस पर बात करेंगे। मिर्गी का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं। इसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं पहुंच पाती है। तो आज का टॉपिक डेडिकेटेड है इन्वेस्टिगेशंस फॉर एपिलेप्सी पर, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए मिर्गी के बारे में। और इसके मैनेजमेंट संबंधित या इसके इमरजेंसी ट्रीटमेंट पर हमने सेपरेट वीडियोस किए, उनको भी ज़रूर चेकआउट करिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो किसी को अगर मिर्गी का प्रॉब्लम होगा तो उसका बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन या मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, ज़्यादातर क्लिनिकल डायग्नोसिस पे ही बेस्ड रहता है कि बच्चे को या व्यक्ति को जिसको मिर्गी हुआ है वो किस तरह का मिर्गी है, सिंपल टाइप का है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है, या किसी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। कितने तरह की मिर्गी होती है ये हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, वो भी देख लीजिएगा, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। अब सबसे पहले तो किसी मिर्गी वाले पेशेंट का बेसिक इवैल्यूएशन में उसका हिस्ट्री टेकिंग, उसकी ओवरऑल डिटेल एनालिसिस, जो चीज़ें आपको डिटेल हिस्ट्री में मिलती है वो सारी चीज़ें उससे पूछते हैं और उस पर बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा जब कभी डाउट का सिचुएशन होता है कि आपको लगता नहीं है, समझता नहीं है कि पेशेंट को कौन से टाइप का मिर्गी है, या हिस्ट्री देने के लिए कोई प्रॉपर व्यक्ति अवेलेबल नहीं होता है, तो आप ब्रेन के करंट मैपिंग करते हैं, जिसको इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी या EEG बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बेसिकली आप हार्ट के करंट की जांच करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम ब्रेन के करंट की जांच कर रहे हैं, इसको EEG बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह के जो वेव फॉर्म्स होते हैं उसके बेसिस पर डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सा टाइप का एपिलेप्सी है, उसका लोकेशन क्या है, वो कितने तरह का है, कितने फ्रीक्वेंसी का है, उसके पोटेंशियल ट्रिगर्स क्या है, उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करके भी देखा जा सकता है, दवाओं का रिस्पॉन्स भी देखा जा सकता है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन EEG द्वारा मिल सकती है। लॉन्ग टर्म फॉलोअप के दौरान भी EEG से हमें ये पता चल सकता है कि दवाइयों का सही रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं, और पेशेंट को जो रिदम प्रॉब्लम्स हैं जो ब्रेन में वो अपने आप ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी EEG सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है किसी व्यक्ति को यदि एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है उनके लिए। इसके अलावा ब्रेन का MRI स्कैन यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन करते हैं, जो कि ब्रेन में होने वाली कोई गठान, ट्यूमर या इस तरह की कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है या कोई स्पेसिफिक जोन में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके बारे में हमें बताता है। ज़्यादातर कोई भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हो तो EEG और MRI ये दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं जो किए जाते हैं, जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं कि उसको क्या तरह का प्रॉब्लम है और आगे क्या करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि MRI में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है या MRI कोई कारण से फीजिबल नहीं है, कोई बच्चे को या किसी व्यक्ति को अगर MRI के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, पहले के पेसमेकर वगैरह लगा हुआ है, या पहले का कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से MRI नहीं कर सकते, बॉडी में कोई मेटल वगैरह है, तो CT स्कैन करते हैं। पर CT स्कैन यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन करते हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जितना MRI में होता है। MRI का प्रेडिक्टिव वैल्यू ज़्यादा अच्छा है। MRI अगर कोई कारण से नहीं कर सक रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, कभी कभार या पेशेंट को कई बार वैसा भी होता है कि जब आप उनको MRI मशीन में डालते हो तो उनको फोबिया डेवलप हो जाता है, बहुत डर जाते हैं क्योंकि मशीन के अंदर लेके जाना पड़ता है, तो उसमें कई बार लोग डर जाते हैं, फोबिया की वजह से भी वो MRI नहीं करवा पाते, तो वैसे लोग का CT करना पड़ता है। पर CT बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जैसा ही है, क्योंकि उसमें उतनी अच्छी या उतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्रेन की नहीं मिल पाती है जितनी कि MRI में मिलती है। इसके अलावा आप वीडियो EEG कर सकते हैं। इसमें एपिलेप्सी के दौरान पेशेंट का वीडियो रिकॉर्डिंग भी होता है और साथ में ब्रेन की मैपिंग भी होती है, तो कौन से तरह का एपिलेप्सी, उसके साथ किस तरह का ब्रेन मैपिंग में करंट आ रहा है, वो सारी चीज़ों को भी आप एनालाइज करते हो। किस टाइम पे एपिलेप्सी हुई और साथ में उस समय ब्रेन में वो EEG पैटर्न आ रहा था या नहीं, वो किया जाता है। ये EEG का एक एडवांस वर्जन है, डाउटफुल केसेस में किया जाता है, जहाँ पे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके वीडियो EEG किया जाता है और उसका एपिलेप्सी का पैटर्न, उसका क्लिनिकल इवेंट, कब एपिलेप्सी हुई, वो उस समय ब्रेन में एग्जैक्टली वही वेव फॉर्म आ रहा था या नहीं आ रहा था, ये सारी चीज़ें करने के लिए किया जाता है। कभी कभार ये अलग अलग तरह की EEGs जो है, किसी बच्चे को अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई आदमी हिस्टीरिया की वजह से बॉडी इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, शेक कर रही है, जो कि एपिलेप्सी जैसा लग रहा है, आपको डाउटफुल केस है जहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा, वहाँ पे किया जाता है कि जिस पॉइंट पे जिस तरह का बच्चे को प्रॉब्लम है या जिस व्यक्ति को इस तरह का प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली ब्रेन में उस टाइम पे वेव फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही है, और यदि वेव फॉर्म उस तरह की अगर उसको आ रही है तो आप कंफर्म कर सकते हो कि एपिलेप्सी है। नहीं आ रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि साइकोलॉजिकल हो या हिस्टीरिया हो। तो ये सारी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए EEG स्कैन्स अक्सर काफ़ी मदद करती हैं, खासकर वीडियो EEG। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट आते हैं जिसमें आप
उनका इलेक्ट्रोलाइट्स देख सकते हैं, उनका यूरिया क्रिएटिन वगैरह देख सकते हैं, बेसिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जिसमें अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम मिलती है तो वो भी कई बार एपिलेप्सी को ट्रिगर कर सकती है, उसका इवैल्यूएट आप करते हैं। इसके अलावा फंक्शनल इमेजिंग कर सकते हैं, जिसमें पेट स्कैन यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी या स्पेक्ट स्कैन यानी सिंगल फोटोन इमिशन सीटी यानी कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये दो एनालिसिस करते हैं। इसमें ब्रेन की प्रॉपर एनालिसिस होती है और कौन से पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम है, कहाँ ज़्यादा एक्टिविटी आ रही है, कहाँ कम आ रही है, एपिलेप्सी के दौरान कैसी एक्टिविटी आ रही है, ये सारी चीज़ों को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूरो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करते हैं, जिसमें उसके अलावा अगर बच्चे को कोई या पेशेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बोलने में तकलीफ आ रही है, मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा है, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम आ रहा है, हाथ पाँव हिलाने में तकलीफ आ रही है, तो ये सारी चीज़ों का भी डिटेल इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट का पूरा डिटेल इवैल्यूएशन करता है, उसके माध्यम से जज करता है कि उसको कौन सी तरह का प्रॉब्लम है और साथ में कुछ और एसोसिएटेड इश्यूज़ तो नहीं है। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हम करते हैं वो है जेनेटिक एनालिसिस। यदि किसी की फैमिली में एपिलेप्सी है और मल्टीपल लोग को हुआ है तो वहाँ पे हम जेनेटिक एनालिसिस करते हैं कि कौन से टाइप का सिंड्रोम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और उसके लिए स्पेसिफिक कोई स्ट्रैटेजी अगर करनी है या ट्रीटमेंट करना है तो वो डिसाइड किया जा सकता है। तो जेनेटिक एनालिसिस कुछ स्पेसिफिक केस में करते हैं, इससे हालांकि ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेसिक एनालिसिस के लिए अगर बहुत लोग को परिवार में एपिलेप्सी हो रहा है तो इसको करने का फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है ईईजी करना और एमआरआई करना। यदि कोई डाउटफुल केस है तो वीडियो ईईजी वगैरह भी कर सकते हैं या फंक्शनल इमेजिंग कर सकते हैं, ये आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि एपिलेप्सी कौन से टाइप का है, कहाँ पे है, और कोई साइकोलॉजिकल या इस तरह का एपिलेप्सी से डिफ्रेंशिएट करने में भी मदद करता है। क्योंकि कई बार कई लोगों को डाउटफुल सिम्टम्स होते हैं जहाँ आपको क्लियर कट सिम्टम्स नहीं मिल रहे, प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिल रही है, लेकिन डाउट है कि एपिलेप्सी है, तो वहाँ पे ये सारे टेस्ट करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बाकी ब्लड टेस्ट करना, जेनेटिक टेस्ट करना या न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना ये उतना ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन बेसिक अगर इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो यही फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है। जहाँ एमआरआई फिजिबल नहीं होता वहाँ आप सीटी स्कैन करते हैं, पर सीटी स्कैन में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी एपिलेप्सी वाले पेशेंट के लिए कौन कौन से हैं इन्वेस्टिगेशन जिनको करना आवश्यक है ताकि उनको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।